हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचारात्मक याचिका। आज की वीडियो में हम क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पूरा ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही क्यूरेटिव पिटीशन का जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क केस है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें दी गई गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं उन सबको सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, उनके सभी सेक्शंस को और जो भी उनसे रिलेटेड केसेस होंगे। इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप अगर इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। इस पिटीशन का देखिए मीनिंग जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। क्यूरेटिव पिटीशन को डालने का जो मौका है वो कब मिलता है किसी भी आरोपी को। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है, ट्रायल कोर्ट जहाँ पे किसी मामले का विचारण चल रहा हो, जिसका ट्रायल चल रहा हो, और ऐसे दंड के खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट भी उसको सही ठहरा देता है। मतलब जो ट्रायल कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कोई भी मतलब दोष सिद्ध किया है, किसी अपराध में कोई दंड दिया है, पनिशमेंट दी है, मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, फांसी की सज़ा दी गई है, उसे हाई कोर्ट ने ओके कर दिया। हाई कोर्ट के बाद उसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके कर दिया, उसे सही ठहराया, उस अपील को कर दिया खारिज। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के संबंध में, मतलब उसके खिलाफ जो आर्टिकल 137 है, यानी कि जो अनुच्छेद 137 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विलोकन जो याचिका है, जिसे हम रिव्यू पिटीशन कहते हैं, एक रिव्यू पिटीशन डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस जो दोष सिद्ध था, जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था, उसे जो पनिशमेंट मिली थी, उस पनिशमेंट को अगर सही ठहराया है तो उसके खिलाफ हमने डाली रिव्यू पिटीशन। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में भी जजमेंट को सही ठहरा दिया कि नहीं, जो दंड मिला है वो बिल्कुल सही है, पनिशमेंट बिल्कुल सही है। तो जब रिव्यू पिटीशन में भी दंड को सही ठहरा दिया जाता है, तब सबसे लास्ट में नंबर आता है, सबसे लास्ट की रेमेडी हमारे पास बचती है क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचारात्मक याचिका। ये न्यायिक प्रक्रिया का सबसे अंतिम विकल्प होता है किसी भी आरोपी के पास जब उसे दंड दिया जाता है। तो आशा करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि रिव्यू पिटीशन के बाद ही जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाती है। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इंग्लिश में देखिए इसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, जिसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, तो इसकी वर्ड से हुई है क्योर वर्ड से। इंग्लिश का एक वर्ड है क्योर, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है उपचार यानी रेमेडी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि सबसे लास्ट का उपचार आपके पास क्यूरेटिव पिटीशन बचता है, तो इसका मीनिंग भी हम वहीं से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि इसको अंग्रेजी में क्योर वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मीनिंग भी रेमेडी या उपचार है। अब ये होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सजा पाने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा न्यायालय में लगाई गई सबसे अंतिम याचिका होती है क्यूरेटिव पिटीशन। जब आरोपी के पास न्याय पाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब क्यूरेटिव पिटीशन में अंतिम विकल्प उसके पास बचता है। सबसे लास्ट ऑप्शन जो उसके पास बचता है वो क्यूरेटिव पिटीशन है। जब व्यक्ति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उसे पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिल पाया है, न्याय नहीं मिल पाया है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाती है। लेकिन इस याचिका में ये बताना ज़रूरी होता है कि किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट को आप क्यूरेटिव पिटीशन में चैलेंज कर रहे हैं या उसे चुनौती दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है अगर किसी मामले में क्यूरेटिव पिटीशन डालनी है। इसके बाद आता है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कहीं पर कोई प्रोविज़न दिया गया है, तो नहीं। इसका आंसर है नहीं, किसी भी आर्टिकल में इसके बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि ये हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, उसी का एक महत्वपूर्ण कदम, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो उसके नवीनीकरण को दर्शाता है कि कैसा नया इनोवेशन किया है हमारी जुडिशरी ने। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं उस लैंडमार्क जजमेंट की, जिससे कि मैंने शुरू में कहा था कि लैंडमार्क जजमेंट हम देखेंगे। तो 2002 का एक केस था जब इसकी शुरुआत की गई थी क्यूरेटिव पिटीशन की, और केस का नाम था
रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ये लैंडमार्क केस है और सबसे पहला केस है जिसमें क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में कहा गया था। और ये केस डायरेक्टली कभी कभी जब ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि क्यूरेटिव पिटिशन का केस जो है इनमें से कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं, तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है तो आप इजीली वहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हैं। तो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस हमें ध्यान रखना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है और उन्होंने कहा कि न्यायालय आर्टिकल 32 के अधीन अपने फाइनल जजमेंट को, जिसे रिट के द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, गंभीर अन्याय के निवारण के लिए उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। और इसी नए नियम को कोर्ट ने उपचारात्मक याचिका का नाम दिया, यानी इसे क्यूरेटिव पिटिशन का नाम दिया है। अभी तक क्या होता था, अभी तक अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अधीन कोई फाइनल जजमेंट दे देता था तो आर्टिकल 137 के अधीन मान लीजिए उसकी याचिका भी खारिज हो जाती थी। जैसा कि मैंने बताया कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई तो उसके बाद उस जजमेंट को फिर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता था, कोई आपके पास ऐसा रास्ता नहीं था। लेकिन अब ऐसे मामलों में उसे क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। न्यायालय का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे गंभीर अन्याय के निवारण के लिए वास्तविक रूप से जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसने जो बहुत ज़्यादा गंभीर अन्याय किसी पार्टी के साथ हुआ है और ऐसे मामलों में वास्तविक रूप से जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके लिए चुनौती देने का एक नया रास्ता खुल गया है। तो क्यूरेटिव पिटीशन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए वरदान ही आप इसे मानोगे जिसकी मान लीजिए हाई कोर्ट ने दंड को सही ठहरा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके दंड को सही ठहराया जो उसको पनिशमेंट मिली है, फिर उसकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई और सबसे लास्ट का अंतिम ऑप्शन बचता है क्यूरेटिव पिटीशन। तो ये उसके लिए हम इसे एक वरदान ही कह सकते हैं, एक नया रास्ता जो है वो खुल गया है। अब इस मामले में हुआ क्या था, थोड़े से इसके फैक्ट देख लेते हैं। इस मामले में कोर्ट में फाइल की गई बहुत सारी याचिकाओं में ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने उठाया गया था कि क्या न्यायालय के फाइनल जजमेंट के खिलाफ भी कोई जो पुनर्विलोकन याचिका जब खारिज हो चुकी हो, क्या उसके बाद भी आर्टिकल 32 के अधीन कोर्ट के जजमेंट पर पुनर्विचार के लिए कोई चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो इस मामले में फाइनली ये क्वेश्चन जो था वो कोर्ट के सामने उठाया गया था और तभी कोर्ट ने यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन का जो प्रावधान था वो ऐड किया था। अब हम इसमें इसके संबंध में कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं। कोर्ट ने इस केस में कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी की हैं ये जानना ज़रूरी है। देखिए क्या होगा कि जो याचिका करता है, यानी कि जो याचिका दायर करता है, जो पिटिशनर है, उसको अपनी याचिका में ये दिखाना होगा कि वास्तव में जो नेचुरल जस्टिस है उसके सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, जिससे उसके ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ना, बहुत ही एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर हुआ है। अब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं कि कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकता या दोनों पक्षकार को सुनने का अवसर देना चाहिए कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की बात आपने सुन ली और दूसरी पार्टी को आपने सुने बिना ही जजमेंट दे दिया। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है कि नेचुरल जस्टिस के किसी भी प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है, तब आप क्यूरेटिव पिटीशन दायर करते हो। ये इसका एक आधार है दायर करने का। सेकंड गाइडलाइन जो कोर्ट ने बताई है कि ऐसी क्यूरेटिव पिटीशंस को सबसे पहले 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश के पीठ के पास भेजा जाएगा, यानी 3 जजेस की जो बेंच होगी उनके पास भेजा जाएगा जो सबसे वरिष्ठ होंगे, यानी सबसे बड़े होंगे। और यदि वह ज़रूरी समझे तभी इस पर पुनर्विलोकन के लिए इसे वापस उसी खंडपीठ को भेज दिया जाएगा जिसने जजमेंट सुनाया था, यानी जिसकी पीठ के जजमेंट के खिलाफ आपने याचिका दायर की है, क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है, वो उसके पास तब भेजा जाएगा जब पहले उसे 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश ओके करेंगे और उसके बाद ही वो उस खंडपीठ के पास भेजा जाएगा जिसने वो जजमेंट सुनाया था। तीसरा जो पॉइंट कोर्ट ने बताया है इस केस में वो ये था कि उपचारात्मक याचिका जो है उसकी न्यायालय सुनवाई तभी करेगा जब किसी वरिष्ठतम अधिवक्ता, एक बहुत बड़े अधिवक्ता, लॉयर के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया जाए कि ऐसी याचिका की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो गई हैं, यानी कि सारी शर्तें जो भी इसके लिए कोर्ट ने बताई हैं वो शर्तें सारी पूरी होनी चाहिए, तब आप इसे फाइल कर सकते हो। और चौथा पॉइंट है कि अगर न्यायालय को लगता है कि ऐसी याचिका योग्यता पर आधारित नहीं है तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कोर्ट आप पर फाइन भी लगा सकती है अगर कोर्ट को कोई भी ऐसा लगता है कि उसमें कोई बात गलत है। तो ये सब चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं अभी कुछ रिसेंट एक उसके मामले की। देखिए 2022 में क्यूरेटिव पिटीशन का जो प्रयोग है, 2020 में सॉरी, निर्भया रेप केस के 2 आरोपियों किया गया था, सबको फांसी की सज़ा दी गई थी। उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने कोर्ट में अपने मृत्यु दंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में
क्या हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। हालांकि उससे हुआ कुछ नहीं, क्योंकि इस याचिका का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया था। तो मुझे लगा कि आपको ये तो बहुत ज़्यादा रिसेंटली उस समय चर्चा में रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे वो चीज़ ऐड करनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है अब ये कब दायर की जाती है। तो देखिए, जब आरोपी की पुनर्विलोकन याचिका यानी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है तब ये दायर की जाती है, और सज़ा में नरमी बरती जाने के लिए उपचारात्मक याचिका को जो पीड़ित है वो दायर कर सकता है, ताकि थोड़ी सी नरमी बरती जाए उसके प्रति। और ये सबसे अंतिम उपचार होता है, सबसे फाइनल रेमेडी होती है। इस पर फैसला आने के बाद ही सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये न्यायालय का फाइनल जजमेंट होता है। तो कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग्स के हिसाब से देखें तो ये सबसे फाइनल होता है आपके पास ऑप्शन। और अब हम इस पे कंक्लूजन पे आते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या बनता है, तो हम कह सकते हैं कि उपचारात्मक याचिका सारी न्यायिक कार्यवाहियाँ खत्म होने के बाद आरोपी के लिए न्याय पाने का सबसे अंतिम विकल्प है। और जब याचिका खारिज हो जाती है तो वो उपचारात्मक याचिका के माध्यम से कोर्ट के अंतिम निर्णय के खिलाफ दायर करके उपचारात्मक याचिका न्याय की मांग कर सकता है। जिस व्यक्ति को सजा मिली है वो न्याय की मांग कर सकता है, क्योंकि इस याचिका के बाद दोषित व्यक्ति के पास, अब क्योंकि मैंने बताया ना कि न्यायिक कार्यवाहियों में सबसे अंतिम विकल्प होता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मर्सी पिटिशन यानी दया याचिका का, जो वो किसके यहाँ पे दायर करता है, प्रेसिडेंट के पास। और ये पावर प्रेसिडेंट को कहाँ दी गई है, आर्टिकल 72। अगर आपने आर्टिकल 72 पे मेरा जो वीडियो है क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति की, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि राष्ट्रपति जो है, जब कोर्ट के हाथ से मामला पूरा निकल जाता है, रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है, क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाती है, तो सबसे लास्ट में प्रेसिडेंट पे पूरी बात चली जाती है। और वो मर्सी पिटीशन के माध्यम से अपनी जो आर्टिकल 72 है उसमें अपनी पावर्स का यूज़ करके क्षमादान की, जहाँ पर उन्हें पावर दी गई है, उस व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। बहुत तरह का तरीका उसमें दिया हुआ है, क्षमा है, परिहार है, बहुत तरह के दंड उसमें क्षमादान के तरीके दिए हुए हैं। इस पर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है पूरा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। वहाँ पे आप मर्सी पिटीशन के बारे में पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज क्यूरेटिव पिटीशन को पूरा डिस्कस किया है, और साथ ही मैंने वो लैंडमार्क केस जो मैंने आपको बताया था वो पूरा डिस्कस किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि आने वाली जो इतनी भी वीडियोज़ हैं उसमें हम सारे एक्ट जो हैं उन सबको सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए जितनी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी उतना हमें खुशी होगी। और अगर आप इस चैनल पे जो भी मतलब किसी भी वीडियो लेक्चर की आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।